ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच। ਜੀ ਮੈਮ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली बहुत सारी जो हैं वो दिक्कतें परेशानियां शुरू हो गई हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा लेवल पे जो हैं वो एब्रप्शंस में जा रहे हैं, क्योंकि सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, और ज़्यादातर जितना भी हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा का सारा जो है वो पेस्टिसाइड्स के साथ एक तो पहले ऑलरेडी ही फिल होके आ रहा है। दूसरी बात ये कि आजकल की जनरेशन्स जंक फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी हो गई है। इस करके अगर हम अच्छा खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी जो है, हमारा जो स्किन है बेसिकली वो एक अच्छी हेल्दी रिफ्लेक्शन नहीं देगी, तो उसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। कुछ बीमारियां सीज़न के आने के कारण भी हो जाती हैं, जैसे कि जब रेनी सीज़न आता है तो स्किन में इन्फेक्शंस, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, जैसे जैसे ही गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो टीन एज को क्रॉस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पिंपल, एक्ने होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो ठीक होते हैं तो उसके दाग छूटना शुरू हो जाते हैं, तो वो दाग के साथ परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको ब्लैमिशेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम चल रही होती है, सो दैट उनके पीरियड्स जो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मलिटी जो है वो देखने को मिलती है। इस वजह से भी उनको ब्लैमिशेस होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, उनका बॉडी में हीमोग्राम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, उसकी वजह से उनका जो फेस है वो डल पड़ जाता है, और हल्का हल्का जो है वो स्किन काली पड़ना शुरू हो जाती है, चेहरे पे दाग धब्बे रह जाते हैं। ये एक अन्य कारण माना जाता है। कुछ लोगों को एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या है ये ऐसी बीमारियाँ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। अगर हम अकेले स्किन की ही आज बात कर रहे हैं तो स्किन में ही लगभग 100 से अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो बीमारियां, उनके नाम, उनके डिफरेंट होने के कारण जो हैं वो देखे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एक आपको हेल्दी कंसेप्ट दूं तो जो हम खाने में अपने पेट में डाल रहे हैं 70-80% कारण है कि उसकी वजह से ही जो हैं वो बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो रही हैं। मैम, टीनेजर्स की बात की आपने, जैसे उनको पिंपल्स हो जाते हैं तो इस वजह से वो लोग मेडिकल से जाके कोई भी ट्यूब ले लेते हैं, कोई भी क्रीम ले लेते हैं, उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उससे उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? जितने भी टीनेजर हैं सबसे पहले तो मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन पे वो लोग कभी भी ना जाएं। सुपरफिशियली आप कुछ भी अप्लाई करने से पहले आप लोगों को अपनी बॉडी में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा सुधार कर दीजिए। जस्ट फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दीजिए और सैलेड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, उसके साथ ही आधी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो बॉडी के अंदर है, ऊपर तो सिर्फ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हैं वो आपको पता नहीं है। इस करके सेल्फ मेडिकेशंस के लिए हमेशा ही हम लोग उस चीज़ को मना करते हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपका एग्जैक्टली कारण क्या है, रूट कोज क्या है। क्या आपका पेट सही नहीं है, या आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि आपके पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हो, ये भी एक कारण हो सकता है। या हो सकता है कि आपने पहले किसी और बीमारी की कोई दवाइयाँ खाई हो। कई बार उन बीमारियों की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जो हमारा ब्लड है वो ख़राब हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है ब्लड। उसको प्रॉपरली अब रिफाइन करके, उसको प्यूरिफाई करके फिर ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सेट किया जाता है। अगर आपको लंबे समय से एक्ने और पिंपल बने हैं तो आपको सेल्फ मेडिकेशंस पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। किसी तरह के फेस वॉश या फिर क्रीम्स, इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप उसके एक बार इंग्रेडिएंट लेवल्स चेक करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उस लेवल पे केमिकल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। जब भी आप उसको अपनी त्वचा के साथ रिएक्शन में लाएंगे तो हो सकता है कि थोड़े टाइम में आपको रिलीफ इंस्टेंटली मिल जाए, लेकिन आफ्टर दैट आपकी जो स्किन है वो हमेशा के लिए डल भी पड़ सकती है। जी मैम, जैसे कि बारिश के दिन चल रहे हैं या वैसे भी नॉर्मली खुजली की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जिसके बाद जलन होती है, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
रेनी सीज़न है, इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है मौसम में, और इसके अंतर्गत जो है आपने नॉर्मली घरों में भी देखा होगा कि फंगस जो है अपने आप ग्रो जो है बहुत स्पीड के साथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे वातावरण में हुमस का एटमॉस्फेयर होता है। सबसे पहले तो घरों की अच्छे से सफाई रखें, उसमें किचन सबसे एक प्रोमिनेंटिंग प्लेस है जहाँ पे फंगस जो है वो बहुत फास्ट ग्रो होती है। आजकल के मौसम में हम लोग एसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एसी की जितनी भी मोल्ड्स हैं वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, वहाँ कोई फंगस नहीं जमी हुई होनी चाहिए। और जितना आपका रूम है पहले आपको सुबह उठ के उसको प्रॉपरली वेंटिलेट करना है, अपनी खिड़कियाँ दरवाजे प्रॉपरली खोल के सारी जितना भी एयर है उसको बाहर निकाल के फ्रेश एयर वहाँ पे ज़रूर आनी चाहिए। कोशिश कीजिए आपका घर ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई हो, सो दैट वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगी तो फंगस ग्रो नहीं होगी। फंगस के साथ साथ अब आपको शरीर का क्या ध्यान रखना है, दिन में 2 बार बाथ लीजिए, नीम बेस साबुन के साथ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, या हल्दी वाले सोप के साथ आप ले सकते हैं। और खाने में जो है ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाइए जिसमें ह्यूमिडिटी की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। नॉर्मली इस सीज़न में जो है वो ड्राई चीज़ें ही ज़्यादातर एडवाइस की जाती हैं, जैसे ड्राई दालें आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राई ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, और वेजिटेबल और सैलड्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितना बेकरी प्रोडक्ट होता है उसमें भी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, फंगस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें, ब्रेड, जिस चीज़ में यीस्ट होता है ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा कम करके आपको थोड़ा पानी का इंटेक बढ़ाना है। हल्दी डाल के पानी लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम, एक कॉलेज गर्ल्स की बात की जाए या फिर जो डेली वर्क करते हैं लड़के लड़कियां दोनों, अगर वो फेस कवर नहीं करते, टैनिंग हो जाती है, उसकी टैनिंग को हटाने के लिए वो काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? टैनिंग को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कच्चा दूध लेके उसके साथ नहाना शुरू कीजिए या फेस वॉश करना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना एक्सेस में आप सनस्क्रीन लोशंस यूज़ करेंगे उसका SPF लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ता जाएगा, और उसके साथ आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। टैन रिमूव करने के लिए मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मैम, फंगल इन्फेक्शन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये फैल रही है बीमारी, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है जो इसका नज़र आता है, तो ये इसका कारण क्या है? फंगस इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बॉडी में वैसे ही बैक्टीरिया वायरस का लेवल जो है वो इन्फेक्शन लेवल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़े हुए हो सकते हैं, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये घरेलू नुस्खों के साथ ठीक होने वाली चीज़ नहीं रहती है। आपकी बीमारी क्या है उसका रूट कॉज अलग अलग हो सकता है। अगर 10 लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है या फंगस की प्रॉब्लम है तो उसका कारण हमेशा अलग अलग होता है हर पेशेंट में। इसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि पहले आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपनी रूट कॉज को फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए ब्लड के साथ इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटिंग फेज रहता है, ज़रूरी रहती हैं। उसके बाद आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद में डिसाइड होता है, उसके अनुसार ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहते हैं, क्योंकि ये फंगस को दबाती नहीं है, उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करती हैं, बॉडी में से उसको वॉश आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, बॉडी को कम्प्लीटली डिटॉक्सीफाई करते हैं, सो दैट आने वाले टाइम में आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से ही हेल्दी रहती है। जी मैम, स्टार्टिंग में आपने सोराइसिस की बात की थी, तो ये क्या है, इसके कारण क्या है, तो इसके लक्षण क्या है? सोराइसिस जो है वो लगभग आजकल के टाइम स्पैन में बहुत ही तेज़ी से एक बीमारी बढ़ रही है। ऑटो इम्यून सेगमेंट के अंदर ये बीमारी आती है। ये चमड़ी का एक साधारण रोग नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह की बीमारी है, और इसको ठीक होने के लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में लेंगे तो ये पूरी तरह से ट्रीटेबल रहती है बीमारी। लॉन्ग टर्म इसका ट्रीटमेंट ज़रूर चलता है, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। इस बीमारी में क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि जैसे हमारी सेल्स हमारी बॉडी में जन्म लेती हैं, उनका अगर टाइम स्पैन 3 दिन से लेके 30 दिनों का अगर हम मानते हैं, वो जन्म लेके 30 दिनों के अंदर अंदर मरती हैं। एक उनका साइकिल होता है कि उनको ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन के बीच में पूरा करना है। तो जब जिनको सोराइसिस हो जाती है उनका जो जन्म लेने और मरने तक का जो टाइम स्पैन है वो 3 से 5 दिन या 7 दिन के अंदर ही पूरा हो जाता है। विद इन 3 to 7 डेज वो जन्म भी लेती हैं और मर भी जाती हैं। मतलब प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। सेल्स जन्म ले रही हैं, मर रही हैं, वो एक
टाइम स्पैन कम हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, आधी कच्ची हुई जो सेल्स हैं वो हमें ऊपर दिखना शुरू हो जाती हैं, लाल रंग के चकत्ते दिखते हैं, कई बार फ्लेक्स निकलती हैं, चमड़ी झड़ना शुरू हो जाती है, उसमें चीरे से पड़े होते हैं। ज़्यादातर ये हमें बाजुओं में हो जाती है या अंडर आर्म्स में हो जाती है, या हमें पेट के आसपास हो जाती है, बैक में हो जाती है, घुटनों के पीछे होना शुरू हो जाती हैं, स्कैल्प सोराइसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये इतनी भयानक समस्या है कि जब आप इस चीज़ के लिए कोई भी वेस्टर्न मेडिकेशन में ट्रीटमेंट लेते हो तो ये दब जाती है, अंदर स्प्रेस हो जाती है। लेकिन जब आप दवाइयाँ खाना छोड़ देते हो या कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप ऊपर से करते हो और उसको आप थोड़े टाइम बाद बंद कर देते हो, तो क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने बाद ये दोबारा से फिर आपको दिखना शुरू हो जाती है। और ये बीमारी छूने से फैलती नहीं है, लेकिन ऐसे मरीजों को देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसे अपने आप में घबराहट होती है कि कहीं ये बीमारी हमने इनको छू लिया तो ये हमें तो नहीं हो जाएगी, मतलब एक डर की भावना बहुत ज़्यादा आती है। और ये मरीज बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट आउटर स्किन पे होती है, जो ज़्यादातर छुपाई भी नहीं जाती है। आयुर्वेद में इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि आयुर्वेद में हम इस बीमारी का जो रूट कॉज मानते हैं वो एब्डोमेन मानते हैं। पेट की वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो पूरी तरह से जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो एक टॉक्सिन्स, एक जहर के रूप में बॉडी में जहाँ उसको स्पेस मिलती है वहाँ पे वो जाके एकमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा भरता जाता है तो वो फाइनली फिर कुछ टाइम बाद जो है स्किन में आकर दिखना शुरू हो जाता है। आउटर स्किन में वो जब दिखना शुरू हो जाता है फिर हमें पता चलता है कि हमें सोराइसिस हो गया। लेकिन ये ऑटोमेटिकली 1 महीने में बीमारी डेवलप नहीं होती, 15 दिन में डेवलप नहीं होती, सालों से शरीर के अंदर सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही होती है, तो वो बहुत सालों के बाद रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन पेशेंट ऐसे कहते हैं कि हमें तो अभी हुई है, 2 महीने 6 महीने साल से हुई है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। जब आपका पूरा होलिस्टिक अप्रोच में एक सिस्टम काम नहीं करता, इंटरनली आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, आप अच्छे से खा नहीं रहे हो, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप पूरी तरह से वॉक नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो बीमारी डेफिनेटली थ्रू आउट द ईयर्स वो बॉडी में डेवलप होती जा रही है और फाइनली वो आपको बाहर दिखती है। और इस टाइम पे ये बीमारी जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ का एक रूप ले चुकी होती है। सो इसको ठीक करने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए होता है, और पेशेंट की पेशेंस जो है इसमें बहुत मायने रखती है, क्योंकि जितना पेशेंट को स्ट्रेस होएगा उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रेस के साथ डेवलप भी होती है। आप मतलब कुछ काफ़ी पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, अचानक से उनको टेंशन या स्ट्रेस जब बढ़ेगा, तो ऐसे पेशेंट हमेशा नोट कर सकते हैं कि उनकी जो सोराइसिस है वो भी उनको बढ़ती हुई दिखेगी, और जब वो अंदर से शांत होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, तो उनकी सोराइसिस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होगी। लेकिन आयुर्वेद में डॉक्टर शारदा हॉस्पिटल में इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। मैम, जैसे आपने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ये अचानक नहीं होती, कि ये काफ़ी सालों से या महीनों से आपके बॉडी के अंदर होती है, लेकिन जब बॉडी पे बाहर आती है तब पता लगता है। अगर ये बॉडी के अंदर है तभी अगर पेशेंट को पता लग जाता है तो उसका क्या इलाज है? इलाज उस चीज़ के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज होता है। आयुर्वेद में अगर मैं ट्रेडिशनल आयुर्वेद की बात करूं तो सबसे पहले हम बॉडी का अंदर से क्लींजिंग, शोधन करते हैं, जिसमें जो है विरेचक हम देते हैं, मेडिकेटेड परगेशंस रहती हैं, सो दैट हमारा जितना भी ईसोफेगस, इंटेस्टाइन है, हमारी आंतें हैं, वो सारी के सारी साफ़ हो जाएं। आंतों में जितना भी वेस्ट मटेरियल जो है वो एकमुलेट हुआ है उसको हमें बाहर निकालना होता है। उसके लिए हम डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करके जो है उसकी क्लींजिंग का प्रोसेस में डालते हैं। ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए हम इसमें सिरप्स देते हैं या मेडिकेशंस रहती हैं, ज़्यादातर हम आज़ादी का यूज़ करते हैं, जिसके साथ खून साफ़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड में अगर इन्फेक्शन है तो भी ये बहुत जल्दी फैलता है। बॉडी के अंदर जितना कई बार अनवांटेड फैट की डिपोजिशंस रहती है, उस फैट को निकाल के बॉडी को एक तरह से क्लीन किया जाता है। बॉडी स्किन के हम पोर्स को ओपन करने के लिए इसमें श्वेत बताते हैं, डिफरेंट तरह के अभ्यंग बताते हैं, डिफरेंट ऑयल एप्लीकेशंस रहती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम जब यूज़ करते हैं तो पेशेंट एक बार जो है कंप्लीट बॉडी जो है वो रिजुवनेट साइकिल में वापस आ जाती है। उसके बाद हमारा जो मेन काम रहता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर काम करना, सो दैट जो भी पेशेंट खाएगा वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, उसमें से किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी होने की कोई संभावना ना रहे। तो उसमें फूड में चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा करने के लिए
डाइट चार्ट हम यहाँ से उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ उनके बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं, सो दैट हमें पता चल जाए कि उनकी बॉडी में जो है इम्यूनिटी लेवल किस हिसाब से है। आईजीई के टेस्ट करवाते हैं हम ज़्यादातर, एचपी लेवल उसमें चेक करते हैं, बाकी बॉडी में इन्फेक्शन लेवल कितना ज़्यादा है उसके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट रहते हैं। लेकिन जितनी भी चाहे फंगस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, इसके स्किन डिजीज़ में आयुर्वेद बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट आपको विद इन 1 मंथ विजिबल रहते हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਈਸ਼ਾ।